शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की बात महाकुंभ की। सबसे पहले जिसका आज 30 दिन जिसमें आज पूरे हो चुके और इन 30 दिनों के भीतर 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। श्रद्धालु का ये आंकड़ा सुबह एक नया रिकॉर्ड बनाने वाला है, क्योंकि कल माघ पूर्णिमा का प्रमुख स्नान होने वाला है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं। लोगों की इस भीड़ को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को माघी पूर्णिमा के लिए नया ट्रैफिक प्लान लागू करने के लिए कहा है, ताकि देश और दुनिया भर से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न उठानी पड़े। आप सड़क पर खड़े ना हो। संगम तट पर हर घंटे उमड़ रहे आस्था के इस सैलाब को देख हर कोई हैरान है। सड़कों पर गाड़ियों का रेला लगा हुआ है और रेलवे स्टेशनों पर भी महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। आस्था का ये महासैलाब प्रयागराज की ओर कूच कर रहा है, क्योंकि कल है माघी पूर्णिमा का प्रमुख स्नान। ऐसे में हर कोई इस खास मौके पर संगम में स्नान का लाभ लेने के लिए महाकुंभ के लिए निकल पड़ा है। नौबत ये है कि माघी पूर्णिमा से पहले ही त्रिवेणी के घाट और पूरा महाकुंभ मेला क्षेत्र श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। ड्रोन कैमरों से ली गई इन तस्वीरों को देखकर भीड़ का अंदाजा लगाया जा सकता है। हम इस वक्त टॉप पर आए हैं आपको दिखाने के लिए इस वक्त की तस्वीर संगम किनारे से, और आप खुद देखिए और समझिए यहाँ पर जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है भारी संख्या में। जैसे जैसे कैमरामैन रोहित फ्रेम जूम करेंगे जो संगम की तरफ जाता हुआ रास्ता है, वहां पर आप देखेंगे कि किस तरह से भीड़ बढ़ रही है। हालांकि ये जो भीड़ आप इस वक्त देख रहे हैं कल के मुकाबले इस वक्त कुछ कम है, लेकिन ये कम और ज्यादा लगा रहता है। सुबह दोपहर और शाम में किसी घंटे ये भीड़ कुछ कम हो जाती है तो अगले घंटे ये भीड़ पूरी बढ़ जाती है। कई परिवार ऐसे भी दिखेंगे जो रस्सी के सहारे पकड़कर चल रहे हैं एक दूसरे को, जिससे कि वो भटके नहीं। जिस तरह से 30 दिन में करीब 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचकर संगम में स्नान कर चुके हैं, उसे देखते हुए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं के संगम स्नान का नया रिकॉर्ड बन सकता है। ऐसे में सरकार ने श्रद्धालुओं की भीड़ संभालने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए हैं, जिसके तहत अब पूरे शहर को 12 फरवरी तक नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वीवीआईपी पास भी रद्द कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को अपनी गाड़ी शहर के बाहर ही पार्किंग में खड़ी करनी होगी और ट्रेन से जाने वाले श्रद्धालुओं को पैदल ही संगम जाना और लौटना होगा। इसके अलावा 52 नए आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों को भी तैनात किया गया है, जो माघी पूर्णिमा पर होने वाले स्नान को सफल बनाने के लिए मोर्चे पर उतर चुके हैं। कल माघी पूर्णिमा का स्नान है, ऐसे में पुलिस यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रही है। हमारे साथ एडिशनल पुलिस कमिश्नर एन कुलांची है और ये पूरी ट्रैफिक व्यवस्था को संभाल रहे हैं, क्योंकि कानपुर प्रयागराज हाईवे है तो यहाँ पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है। उसको संभालने के लिए हमारे साथ कमिश्नर साहब एडिशनल कमिश्नर एन कुलांची जी हैं। क्या कहेंगे इस तरह की जो ट्रैफिक व्यवस्था है और कितनी ट्रैफिक है, किस तरह संभाल रहे हैं आप? कल का 12 फरवरी माघी पूर्णिमा, इसी के लिए पूरे प्रिपरेशन है। आज इनफ्लोइंग आउटगोइंग उसका बैलेंस थोड़ा आउटगोइंग भी ज्यादा है। सैटरडे संडे आने वाला निकल रहा है, इसलिए सागर पूरा फ्री है। अभी हम लोग खुद ही सभी अधिकारी लोग सभी लोग आज 100% डिप्लॉयमेंट है सभी जगह में। प्रयागराज के शहर की सड़कों में जाम की स्थिति तो अब नहीं दिख रही है, लेकिन हम पार्किंग की बात करें तो ये प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में बनी नेहरू पार्क की पार्किंग है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हजारों गाड़ियां यहाँ खड़ी हुई हैं। अपनी गाड़ियों को खड़ी करके पैदल ही यात्री संगम स्नान करने के लिए जा रहे हैं। शहर में जाम कम दिख रहा है, लेकिन पार्किंग में हजारों गाड़ियां अभी भी देखी जा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर ये अपनी गाड़ियों को खड़ी करेंगे और अपने ई रिक्शा या शटल बसों से संगम स्नान करने के लिए जाएंगे। क्राउड कंट्रोल के इस काम में ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जा रही है।
जिनके जरिए प्रयागराज शहर में ट्रैफिक की निगरानी की जा रही है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर तरुण गाबा खुद ग्राउंड पर उतरकर ट्रैफिक प्लान की समीक्षा कर रहे हैं। जो कल्पवासी हैं उनके लिए भी अलग से ट्रैफिक योजना तैयार की गई है, क्योंकि कल्पवासी अब इस स्नान के बाद वापस जाएंगे, तो उनके लिए भी हमने पूरा प्रचार प्रसार किया है कि किस डायरेक्शन में आने वाले कल्पवासी कौन सी पार्किंग तक अपनी गाड़ी लेके आएंगे, और फिर जब 12 तारीख को माघी पूर्णिमा का स्नान समाप्त हो जाता है, जब श्रद्धालुओं का वापसी हो जाती है, तो उसके बाद ही जो हमारे कल्पवासी हैं उनकी गाड़ियां अंदर आएं और उसके बाद उनकी भी निकासी वहां से हो। जो ट्रैफिक में इन्फोर्समेंट की बात है कि कहीं पे किसी ने रॉन्ग पार्किंग कर दी, उसको भी निरंतर हम क्रेन से वो गाड़ियां उठा रहे हैं और प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि जो कार्रवाई की जा रही है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, मेरा अनुरोध है उनसे कि वो इस चीज़ में थोड़ा ध्यान दें और इस चीज़ का परहेज रखें कि गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या ट्रेनों से प्रयागराज पहुंच रही है, जिसके कारण कई स्टेशनों पर भी अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है। ऐसी ही एक तस्वीर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से सामने आई है, जहां महाकुंभ जाने वाले और लौटने वाले श्रद्धालुओं की मदद के लिए रेलवे महकमा पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। यात्रियों की मदद के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है, साथ ही श्रद्धालुओं के आराम के लिए टेंट भी लगाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेल डिवीजन में भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं, ट्रेन में बोर्ड करने में मदद कर रहे हैं। वहीं यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री हॉल और होल्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ लगातार कुंभ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। बीते कुछ दिनों में जैसी भीड़ महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं की जगह जगह देखी गई है, उसके मद्देनजर ही तमाम सरकारी एजेंसियां माघी पूर्णिमा पर होने वाले स्नान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है। कोशिश यही है कि दुनिया के इस सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले में आने वाले हर श्रद्धालु को माघी पूर्णिमा पर संगम में स्नान का लाभ मिल जाए। प्रयागराज से समर्थ श्रीवास्तव और पंकज श्रीवास्तव के साथ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में हर दिन कोई ना कोई बड़ा या फिर जाना माना चेहरा पहुंच रहा, और इसी कड़ी में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन मुकेश अंबानी अपने बेटे अनंत, बहू राधिका मर्चेंट और मां कोकिलाबेन के साथ महाकुंभ पहुंचे और संगम में डुबकी लगाई। इस दौरान मेले में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रही। मुकेश अंबानी के परिवार से पहले महाकुंभ में उनके भाई अनिल अंबानी भी आ चुके हैं। अपने परिवार संग वो भी यहाँ आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेंगे, जो फ्रांस के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने एआई एक्शन समिट में हिस्सा लिया और इस समिट में प्रधानमंत्री मोदी बतौर सह अध्यक्ष शामिल हुए। इस समिट में दुनिया भर के तमाम नेताओं ने एआई के कामकाज के तरीके पर चर्चा की, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। एआई एक्शन समिट के इसी मूल मंत्र पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया बदलने की ताकत है। मोदी हमारी शान है, एनु अभिमान है। जगह पेरिस का ग्रैंड पैलेस, जहां एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेने के लिए दुनिया भर के नेता जुटे, जिन्होंने न सिर्फ
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदों पर चर्चा की, बल्कि इसके खतरों पर भी नेताओं ने मंथन किया। एआई समिट के इसी मूल मंत्र को धार देने का काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में ही एक उदाहरण के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहमियत पर बात की। Friends, let me begin with a simple experiment. If you upload your medical report to an AI app, it can explain in simple language, free of any jargon, what it means for your health. But if you ask the same app to draw an image of someone writing with their left hand, the app will most likely draw someone writing with the right hand. Because that is what the training data is dominated by. It shows that while the positive potential of AI is absolutely amazing, there are many biases that we need to think carefully about. I would like to invite my friend Prime Minister Narendra Modi to come up and see. इस एआई एक्शन समिट में बतौर सह अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपना अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि एआई का भविष्य सबके लिए अच्छा हो। One thing, there is unity in vision. इतना ही नहीं, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी तमाम तरह की चुनौतियों पर भी इस समिट में बात की और कहा कि एआई युग अभी शुरुआती दौर में है, जिसमें दुनिया बदलने की ताकत है। AI is already reshaping our polity, our economy, our security, and even our society. AI is writing the code for humanity. फ्रांस में हो रहा ये एआई समिट साल 2023 में यूरोप और 2024 में साउथ कोरिया में हुए एआई समिट की अगली कड़ी है, जिसकी सह अध्यक्षता करना भारत की स्थिति को एआई जगत में और मजबूत करेगा। इस समिट के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ मार्सेल शहर का दौरा करने वाले हैं। मार्सेल का ये दौरा कई मायनों में खास है। एक तो मार्सेल शहर को रणनीतिक टेलीकम्युनिकेशन कनेक्शन का हब माना जाता है, क्योंकि इंटरनेट और टेलीफोन के जरिए दुनिया भर का 99% डेटा ट्रैफिक यहीं से गुजरता है। दूसरा ये कि पीएम मोदी मार्सेल में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे, जो पेरिस के बाद फ्रांस में भारत का दूसरा राजनयिक मिशन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं बेंगलुरु में चल रहे एरो इंडिया शो की, जिसका आज दूसरा दिन है। 14 फरवरी तक चलने वाले इस एरो इंडिया शो में एशिया के सबसे बड़े एयर शो इसको माना जा रहा है और बेंगलुरु की यलहंका में दुनिया नए भारत की सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता की झलक देख रही है। बेंगलुरु का आसमान भारतीय वायुसेना के वीरों की जाबाजी का गवाह बन रहा है। हिंदुस्तान के लड़ाकू विमानों की दहाड़ से बेंगलुरु के येलहांका एयरफोर्स स्टेशन पर मौजूद हर देशवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है।
वहां दिन के दूसरे प्रहर हिंद की हुंकार सुनाई दे रही है। भारतीय वायुसेना तेजस मार्क 1A की हैरत अंगेज उड़ान हर दर्शक को हैरान कर रही है। सुखोई Su-30 MKI की गर्जना से भी बेंगलुरु का आसमां गूंज रहा है। एयर शो में रूस पहली बार 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सुखोई Su-57 के साथ आया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने भी अपने 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट F-35 को एयरो शो में शिरकत करने के लिए भेजा है। एरो इंडिया के 15वें संस्करण में पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के फाइटर्स से लेकर ट्रांसपोर्ट जहाज तक भारत में आए हुए हैं और आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं वो है स्टैटिक डिस्प्ले जो बेंगलुरु के यलहंका एयरफोर्स स्टेशन में इस वक्त देखा जा सकता है। एरो इंडिया के दूसरे दिन लगातार लोग इन फाइटर जेट्स को देखने आ रहे हैं, जिसमें भारत के एयरक्राफ्ट तो है ही, साथ ही विदेशों के एयरक्राफ्ट भी यहां पर मौजूद हैं। अगर बात करें तो रूस का Su-57E यहां पहली बार आया है और अमेरिका का F-35 यहां पर है, ब्राजील का क्राफ्ट है, यूके के यहाँ पर एयरक्राफ्ट्स हैं और अमेरिका के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स भी हैं। और स्टैटिक डिस्प्ले में नजदीक से इन सभी फाइटर्स को लोग देख रहे हैं, इनके साथ अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि भारत की वायुसेना के जितने भी एसेट्स हैं उन सबको एक साथ यहाँ पर देखा जा सकता है, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स हो, चाहे वो LCA तेजस हो या फिर भारतीय नौसेना के कामोव हेलीकॉप्टर्स। आसमां में वायुसेना का दमखम देखने वाले जमीन पर रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के गवाह भी बन रहे हैं। DRDO की तरफ से विकसित किए जा रहे QVF रडार सिस्टम की भी पहली झलक दिखी। दुश्मनों के होश उड़ाने वाला ये रडार सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज में 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमानों को भी ट्रैक कर लेता है, जो आमतौर पर पारंपरिक रडार से बच निकलते हैं। बहुत ही खास तरह का रेडार सिस्टम दिखाई दे रहा है जिसे एरो इंडिया में डिस्प्ले किया गया है। और ये रेडार सिस्टम किसी भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी कि ऐसा एयरक्राफ्ट जो किसी नॉर्मल रेडार के जो रेंज है उससे अपने आप को बचा लेता है, उस तरह के एयरक्राफ्ट के लिए ये एक खास तरह का रेडार बनाया जा रहा है DRDO द्वारा। इसको कहते हैं QRF रेडार सिस्टम। सर, ये जानना चाहेंगे क्या खास है इस रेडार सिस्टम? मैम, जो कन्वेंशनल रडार होते हैं मैम, वो यूजुअली जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होते हैं उनको पकड़ नहीं पाते हैं, तो इसको स्पेशली बेसिकली VHF बैंड में बनाया गया है। तो इनको बेसिकली जो 5th जनरेशन के जितने भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं उनको पकड़ने के, डिटेक्ट करने के लिए। तो ये इसका रेंज अराउंड 400 किलोमीटर का है और ये हाईली मोबाइल रडार है। इसे एक व्हीकल में कॉन्फ़िगर किया गया है। ये कहीं भी किसी भी टेरेन में आप इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। 4000 मीटर से लेकर आप सी लेवल से लेकर -20 से लेकर आप 55 डिग्री तक डिप्लॉय कर सकते हैं। तो इट्स बेसिकली ऑल वेदर रडार मेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। पूरी तरह से स्वदेशी QVF रडार सिस्टम का अभी ट्रायल चल रहा है। अगले 2 साल में सेना में इसके शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। साहस और पराक्रम के साथ तकनीक का तालमेल भारतीय सेना की ताकत है। इसलिए आधुनिक युग में युद्ध के दौरान पारंपरिक हथियारों के साथ ड्रोन पर ज्यादा फोकस है। ड्रोन के हमले को विफल करने के लिए भारत की तरफ से एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। 20 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक के दायरे में सुरक्षा देने वाले व्योम कवच के अलावा किलर ड्रोन भी पूरी तरह से स्वदेशी है। रेडार, जैमर और डिटेक्टर सब यहाँ पे है। कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं ड्रोन्स के साथ, जो इनकमिंग ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय कैसे करें स्टेज वाइज। तो ये नया लॉन्च किया हमने व्योम कवच। तो इसका रेंज ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर तक है। प्रोटेक्शन पूरी तरह रहता है। 20 बाय 20 किलोमीटर 400 किलोमीटर कर सकते हैं। इसको नेटवर्क कर सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं। ये वर्टिकल टेक ऑफ करेगा। इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज रहता है रनवे का, तो इसको कहीं पे भी ऑपरेट कर सकते हैं आप। वर्टिकल टेक ऑफ के लिए 8 इंजन 8 ये हैं और पीछे थ्रस्ट फॉरवर्ड चले जाएगा और आगे हम लॉइटरिंग मिशन लगा सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं। सो इट इज वी कॉल इट अ किलर ड्रोन। सो दिस इज द what we have launched in this event in Aero India now. बेंगलुरु एयर शो के दौरान IWDS इन्फेंट्री ट्रेनिंग सिमुलेटर की भी झलक दिखी, जो सैनिकों को वर्चुअल फायरिंग का अनुभव देता है।
सिमुलेटर पिस्तौल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक सभी इन्फेंट्री हथियारों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये सिग राइफल क्या कर रही है। ये तमाम वो राइफल्स हैं जो भारतीय सेना इस्तेमाल करती है। बॉर्डर्स पर इनको डिप्लॉय किया गया है, लेकिन यहाँ पर किया जा रहा है एक सिमुलेटर का प्रदर्शन, जिसे ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि बिल्कुल लाइव फायरिंग यहाँ पर की जा सकती है और सिमुलेटर के जरिए वक्त और एम्युनिशन दोनों की बचत हो रही है। जो सिमुलेटर है मैडम, इसका नाम है IWTS इन्फेंट्री वेपन ट्रेनिंग सिमुलेटर, जिसके अंदर सारे इन्फेंट्री के जो हथियार है, स्टार्टिंग फ्रॉम पिस्टल से लेके अप टू रॉकेट लॉन्चर तक जो भी हथियार है, इसके अंदर वर्चुअल फायरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कि हमने एक्चुअल अभी जो जैसे कि अग्निवीर आ रहे हैं, उनके लिए समय ट्रेनिंग का बहुत ही कम होने के कारण हम लोग ये सिस्टम सप्लाई कर रहे हैं, ताकि उनको जो भी नए आ रहे हैं हथियार को किस प्रकार से होल्ड किया जाता है, किस प्रकार से एम करना है, वो वाला बेसिक प्रैक्टिस सब कुछ यहाँ पर उन्हें मिलता है, ताकि उनको जब एक्चुअल वेपन जब दिया जाता है तो वो अपना फायरिंग का स्टैंडर्ड बहुत तो जितने भी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आप इसको थोड़ा दिखाइएगा, जितने भी हथियार सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या सब कुछ यहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है? यस, जैसे कि इन्फेंट्री के अंदर जो भी हथियार है, AK-47, AK-103 और AK-203 और सिग वेपन है, उसे हम इस प्रकार से उनको एमिंग करने का तरीका और फायर करने का सारा तरीका इसके अंदर हमने दिखा सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर जो रिकाइल भी है, तो एक्चुअल वेपन में जब फायर करते हैं तो आपको रिकाइल मिलता है, उसी प्रकार से इसके अंदर गैस भरा गया, जिससे उनको फायरर को रिकाइल का इफेक्ट मिलेगा, ताकि उन्हें देखने का और किस प्रकार बिल्कुल असली जब फायरिंग होती है असली जैसा फायर करते हैं उसी का प्रैक्टिस यहाँ पर वर्चुअली आपको दिया जाता है, ताकि जब वो एक्चुअल वेपन लेके जब ग्राउंड में जाते हैं उनके लिए काफी फायदेमंद होता है। बेंगलुरु एयर शो में आधुनिक हथियारों और उपकरणों की प्रदर्शनी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के मजबूत कदमों की दस्तक के साथ नई ऊंचाई भी दिखाई दे रही है। बेंगलुरु से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।